नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। हाल ही में वित्त मंत्री ने आर्थिक हालातों के आर्थिक सपोर्ट के लिए एक बड़ी योजना एनएमपी यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया है। एनएमपी के जरिए सरकार ने 4 साल में ब्राउन फील्ड एसेट्स के मोनेटाइजेशन से या हिंदी में कहें तो मुद्रीकरण के जरिए 6 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया है। सरकार ने सड़क, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रेलवे, पावर समेत दर्जन भर से ज्यादा क्षेत्रों के जरिए 6 लाख करोड़ की भारी भरकम कमाई का रास्ता निकाला है। यानी सरल शब्दों में कहें तो जो सरकारी संपत्तियां इस्तेमाल में नहीं हैं या अपनी क्षमता से कम इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें निजी क्षेत्र के कारोबारियों को शामिल कर बेहतर इस्तेमाल और कमाई की जाएगी। इसमें सरकार ने जोर देकर एक बात कही है जो गौर करने वाली है, वो यह है कि मोनेटाइजेशन ऑफ राइट्स नॉट ओनरशिप, असेट्स हैंडेड बैक एट द एंड ऑफ ट्रांजैक्शन लाइफ। यानी निजी क्षेत्र को सीमित समय के लिए सिर्फ असेट्स का अधिकार हासिल होगा, ना कि मालिकाना हक। अब इस 6 लाख करोड़ की रकम में जो आधा योगदान आना है वो आएगा रोड और रेलवे से। अर्बन रियल एस्टेट का भी जिक्र है। प्रॉपर्टी प्लस में हम बात करते हैं इंफ्रा और रियल्टी सेक्टर की, तो जाहिर है इस शो में फोकस भी इन्हीं क्षेत्रों पर रहेगा। तो एनएमपी सरकार की कमाई के लिए कितना मददगार साबित होने वाला है? ये कमाई कहीं आम आदमी की जेब पर तो भारी नहीं पड़ने वाली है। निजी क्षेत्र क्या एनएमपी का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है या फिर मामला ठीक ठीक जैसा है? इंफ्रा और रियल्टी सेक्टर के दिग्गज एनएमपी को कैसे देख रहे हैं? वित्तीय संस्थान और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की एनएमपी को लेकर क्या राय है, जानने की कोशिश करेंगे आज प्रॉपर्टी प्लस में बेहद खास मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले मैं उन मेहमानों का आपसे परिचय कराता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं निरंजन हीरानंदानी, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। अमित गोयनका हमारे साथ हैं, एमडी निसस फाइनेंस। निमिष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फाउंडर एंड सीईओ जेनलीप इकोसिस्टम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। अगला सवाल अमित जी आपसे होगा, क्या मोनेटाइजेशन पैटर्न पर्याप्त है या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में सरकार को अब गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, इंफ्रा बॉन्ड से निजी क्षेत्र में मालिकाना हक वाला मसला भी नहीं आएगा, लोगों को निवेश के लिए एक मजबूत जरिया भी मिलेगा, इंफ्रा प्रोजेक्ट को जरूरत के मुताबिक फंड मिलेगा, सो अलग। आप कैसे देखते हैं इसको? दीपक जी, आपकी बात एकदम सही है और मैं डॉक्टर हिरंदानी से भी पूरा सहमत हूं। अगर आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 का जो आप केंद्रीय प्रोग्राम देखें तो उसमें करीब 43 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से। तो सिर्फ महज 6 लाख करोड़ रुपया काफी नहीं है उस एम्बिशन, उस टारगेट को पूरा करने के लिए। उसके अलावा भी करीब अपने को 37 से 38 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और अन्य रूप से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। तो ये एक कदम है उस 50 या 43 लाख करोड़ की तरफ पहुंचने का। ये एक स्टेप है या एक तरीका है, और ये बहुत उम्दा तरीका इसीलिए है बिकॉज एक तो आप प्राइवेट कैपिटल पार्टनरशिप से आप एक तो पैसे होते हैं कि आपको पैसे कितने या आपको कितना मूल्य चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। सबसे अहम बात यह है कि ये जो पैसे इकट्ठे होंगे वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे, ना कि बाकी कोई स्कीम में जाएंगे। तो आपका ये जो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है ये डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और बढ़ावा देने में इम्पैक्ट आ रहा है। उसकी क्वालिटी है, उसकी प्रोपगेशन है, उसकी अवेलेबिलिटी है। तो जो आज एक जो विजन है, एक 100 लाख करोड़ का जो विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर का 2019 के प्रोग्राम में, उसके तहत ये पैसा का जो एक एप्लीकेशन है वो बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे डॉक्टर हिंदानी ने सही कहा कि भाई अपने को ये जो मोनेटाइजेशन करना है उसका क्या तरीका होगा वो बहुत जरूरी है, बिकॉज सिर्फ एक पीपीपी मॉडल जो है वो काफी हद तक नाकाम रहा है। एयर इंडिया में देखा, बीपीसीएल में देखा और कई अन्य पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में देखा जहां पे पीपीपी मॉडल नहीं चल पाता है। पर हमको ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज भी चाहिए, सिर्फ रकम नहीं जुटाना है। तो इफेक्टिवली ये चाह रहे हैं कि जो भी आए सामने मोनेटाइजेशन में उसमें ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी भी हो, बिकॉज उसका विजन स्टेटमेंट यही कहता है कि ये जो एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो रही है। उसकी जितनी क्षमता है, जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो सकती है, उससे कहीं नीचे के स्तर में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इनको चला रही हैं। तो सिर्फ ये रकम इकट्ठा करने का एक जरिया नहीं है, ये एसेट स्वेटिंग का भी एक मॉडल है, जहां अगर हमारे पास 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ के एसेट्स हैं, उनके अगले 25 साल में जो मोनेटाइजेबल वैल्यू जिसको हम इकट्ठा कर रहे हैं वो कहीं ज्यादा उसकी एफिशिएंसी पे भी डिटरमाइन होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइजेशन का एक प्रोग्राम है, सिर्फ मोनेटाइजेशन का नहीं है। और अगर 25 साल अगर कोई एसेट, चाहे वो रेलवे हो, रोड्स हो, पावर हो, टेलीकॉम हो, गैस हो, अगर ये प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट करने दिया जाए और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो, मैन पावर इंटरवेंशन हो, आपको
ग्लोबल बेंचमार्किंग हो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, तो उसमें जो एफिशिएंसी आएगी, एक जो सर्विस लेवल कंज्यूमर को जो मिलेगी, जहां हम और आप शामिल होते हैं, चाहे हम रोड यूज कर रहे हैं, पावर यूज कर रहे हैं, एयरपोर्ट यूज कर रहे हैं, वो एक एफिशिएंसी जो आज हमको नहीं दिख पाती, वो एक एफिशिएंसी भी आज आ पाएगी प्राइवेट ऑपरेटर के थ्रू। उम्मीद ये है। तो मुझे लगता है ये जो दोहरा एक जो ऑब्जेक्टिव है प्राइवेटाइजेशन का, ये बहुत उम्दा है, बहुत जरूरी है और बहुत सही समय पे लाया गया है। अमित जी, एनएमपी हो या फिर एनआईपी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काफी बड़ा रोल है पूरी इकोनॉमी में। जाहिर है आप लोगों के लिए एक भारी भरकम अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें तो लगभग पूरे देश में करीब करीब सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट स्लो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन का चैलेंज फेस कर रहे हैं। बड़ी योजना बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन ग्रोथ के मामले में हमारा मुकाबला चीन जैसे देश के साथ है। क्या एनएमपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऑन टाइम डिलीवरी में मददगार होगा? देखिए दीपक जी, आपने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई है कि पेस ऑफ डेवलपमेंट, कि आप जो वायदा करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, क्या आप उस वायदे को निभाने के सक्षम है, क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड उस चीज को दर्शाता है। हमारे रेगुलेशंस बीच में आते हैं, हमारी लीगल प्रोसेसेस बीच में आती हैं। कुछ दिन पहले ही एक बड़ा स्टेटमेंट आया था कि एनएचआई में दिक्कत आ रही है कि लैंड एक्विजिशन को लेकर, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी स्टेट के साथ इंटरेक्ट कर रही है कि लैंड एक्विजिशन में जहां पर एक एक्स प्राइस होनी चाहिए, एक एक दाम लैंड को देना चाहिए, उससे 30, 35, 40 गुना का डिमांड हो रहा है लैंड का एक्विजिशन में। तो बहुत बड़ी रकम चली जाती है लैंड एक्विजिशन में, जो एक वेस्टेज है, क्योंकि आप मार्केट से कहीं बहुत ज्यादा दाम उस लैंड को अक्वायर करने के लिए आप खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर लैंड एक्विजिशन नहीं होगी तो ये सारी डेवलपमेंट है, चाहे वो रेलवे हो, आपके पोर्ट्स हो, रोड्स हो या बाकी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफी हद तक एक धीमापन आ ही जाता है। टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट नहीं है, इंटेंट का भी कंस्ट्रेंट नहीं है, मगर स्टेट वाइज बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि फाइनली रियल एस्टेट और जो वहां की जो मालकाना हक है लैंड के ऊपर, वो स्टेट लेवल या रीजनल लेवल पर आके टिकता है। आई थिंक ये एक बॉटलनेक जरूर बनता है। दूसरा ऑफकोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है, जो हम इस मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत कुछ हद तक ईज करने की कोशिश कर रही है केंद्रीय सरकार की। अगर 6 नहीं 4 लाख, 4.5 लाख करोड़ रुपया भी अगर उपलब्ध होता है और उम्दा कंपनीज, ग्लोबल कॉरपोरेशन आती हैं, इनमें जुटती हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बिकॉज आपके पास फिर एक ग्लोबल ऑपरेटर आएगा काफी बड़े पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स के लिए, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट हो, जहां पे उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उनकी एफिशिएंसी, एक पूरा आउटलुक, एक जो पूरा एक नजरिया है उन एसेट्स की तरफ, वो बदलेगा, बिकॉज वो सरकारी एसेट्स है, वो सरकारी तरीके से नहीं चलाई जाएंगी। बिल्कुल, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि एनएमपी क्या आम लोगों की जेब पर कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा एनएमपी का, इसे समझने की कोशिश करेंगे दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की। किस तरह से ये वृहद योजना भारत में आर्थिक हालातों को बेहतर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेगी, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, आपसे एक सबसे अहम सवाल मैं कर रहा हूं, संक्षिप्त में इसका उत्तर चाहूंगा। क्या मुद्रीकरण से आम लोगों की जेब पर किसी तरह का बोझ पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल सवाल है दीपक जी ये। देखिए अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान रिटर्न्स पर भी होगा। अभी अभी जो निमिष जी ने बताया कि सिर्फ सब्सिडी मॉडल नहीं चल पाएगा, आज तक अभी हम सब्सिडी के आदी हो चुके हैं। सबसे पहले सब्सिडीज हटाई गई फ्यूल कॉस्ट पे, तो आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते देख रहे हैं, उसको एक 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 फ्री फ्री फ्लोट दिया गया। अगर धीरे धीरे करके अगर ये सब्सिडीज अबॉलिश होंगी और अगर उसको फ्री फ्लोट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ेंगे, आम आदमी पर डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। मगर ये बात भी है कि उसकी वैल्यू ऑफ लिविंग जो है, उसके जो जीने का स्तर है, वो भी काफी बेहतर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें, जैसे निरंजन साहब ने कहा, झोपड़पट्टियों में, झुग्गियों में रहना है या हमको अच्छे शहरों में रहना है।
जी। अगर अच्छे शहरों में रहना है तो उसका दाम चुकाना होगा। यानी मोटे तौर पर इस चर्चा का सार निकालने की कोशिश करें तो ऐलान ठीक है, एग्जीक्यूशन जितना जल्द हो और मुद्रीकरण का तरीका तय करेगा कि कितना सफल होने वाला है ये मोनेटाइजेशन। अर्बन रियल एस्टेट का हिस्सा काफी कम है, जाहिर है लैंड को लेकर राज्यों का भी बड़ा रोल रहता है, इसलिए अर्बन रियल एस्टेट में सरकार की हिचकिचाहट दिख रही है। आगे हमें दूसरे शहरों में एनएमपी के जरिए अर्बन डेवलपमेंट का दायरा बढ़ता हुआ दिख सकता है। एनएमपी प्रयास शानदार है, लेकिन अमित जी का मानना है कि सरकार को पार्टनर के रोल में आना होगा तो प्रगति का स्तर थोड़ा अलग होगा। सबसे अहम बात कि सुविधाएं बढ़ेंगी तो खर्चा तो देना ही पड़ेगा, यानी आम आदमी को अपनी जेब थोड़ी और मजबूत कर लेनी चाहिए अगर बेहतर डेवलपमेंट चाहिए तो। निरंजन सर, निमिष सर और अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ। बाकी देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।